हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप लोग अच्छे होंगे और एनर्जेटिक होंगे। आज हम लोग 7th क्लास में थर्ड चैप्टर चालू करने वाले हैं। थर्ड चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग है। इसका हम इंट्रोडक्शन क्लास आज चालू करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ कवर करना है हमको, क्या क्या इसमें हमें स्टडी करनी है। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 मीन, नंबर 3 रेंज, नंबर 4 मॉड, नंबर 5 मीडियन, नंबर 6 डबल बार और आफ्टर दैट प्रोबेबिलिटी। ये सारी चीज़ें हमें स्टडी करना है। और बच्चों, इट इज़ अ वेरी सिंपल। आप अगर थोड़ा सा दिल थाम के थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, मज़ा आएगा, मज़ा, पूरा आनंद आएगा। देखिए इसमें क्या है, डेटा हैंडलिंग होता क्या है। मान लीजिए आपने दिन भर में 3 बार पढ़ाई किया। सुबह 1 घंटे पढ़ाई किया, दोपहर में 1 घंटे पढ़ाई किया और शाम को 1 घंटे पढ़ाई किया। क्या एवरेज पढ़ाई का हुआ आपका? मान लीजिए आप अगर पर डे 8 आवर्स का ही हम मान लेते हैं कि भाई जो ड्यूटी टाइम होता है 8 घंटे का होता है, तो 8 घंटे में 3 घंटे आपने पढ़ाई किया, यानी क्या एवरेज में आया? तो 3/8 हो जाएगा। 3/8 यानी आपका एवरेज आ जाएगा कि भाई 8 घंटे में से 3 घंटे ही हमने पढ़ाई किया। यानी अगर देखा जाए तो आपका एक जो रेशियो है वो निकल करके यहाँ पर आ जाएगा। तो डेटा हैंडलिंग यही होता है, हम एक डेटा बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आप मार्केट गए, मार्केट में 2 किलो आलू लिया, 3 किलो बैगन ले लिया, 2 किलो कद्दू ले लिया, 1 किलो तोरी ले लिया। अब उसका डेटा हैंडलिंग बनाना है तो क्या करेंगे, हम उसमें लिखेंगे कि वेजिटेबल्स में फिर हम लिस्ट बना लेंगे कि कद्दू कितना है, पोटैटो कितना है और टोमेटो कितना है, ऑनियन कितना है, कितना कितना हमने परचेज किया, वो हम लिखेंगे और ये बन गया डेटा हमारा, है ना। इस तरह का डेटा अरेंज किया जाता है। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं इसमें। A few moments later. हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्लास 7th की मैथ करने जा रहे हैं। ये चैप्टर का नाम है डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और ये हर क्लास में है। 7th में है, फिर 8th में है, फिर 9th में है, उसके बाद 10th में है और आगे भी फर्दर इसकी आवश्यकता पड़ती है। फिर कॉमर्स साइड में चले जाते हैं हम लोग स्ट्रीम में। तो यहाँ पर हम आज इंट्रोडक्शन क्लास करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है डेटा हैंडलिंग। क्लास 7th क्लास है, मैथमेटिक्स है, चैप्टर 3 है, डाटा हैंडलिंग है, इंट्रोडक्शन क्लास है। पहला है व्हाट इज डेटा। डेटा होता क्या है, डाटा होता क्या है, जो भी आप बोले, डेटा बोले या डाटा बोले, है ना। तो डेटा क्या चीज है? एनी रॉ इंफॉर्मेशन विच वी कलेक्ट टू नो अबाउट इट। एनी रॉ इंफॉर्मेशन विच वी कलेक्ट टू अबाउट इट टू कंपेयर सर्टेन थिंग्स इज कॉल्ड डेटा। इसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेंगे। पहला पार्ट है एनी रॉ इंफॉर्मेशन विच वी कलेक्ट टू नो अबाउट इट। जो हम जानने के लिए, जो रॉ मटेरियल हम कोई भी डेटा यूज करते हैं, लेते हैं, ठीक है। एनी रॉ इंफॉर्मेशन विच वी कलेक्ट टू नो अबाउट इट एंड टू कंपेयर सर्टेन थिंग्स इज कॉल्ड डेटा। हम कोई भी इंफॉर्मेशन, रॉ इंफॉर्मेशन लेते हैं, कलेक्ट करते हैं इकट्ठा। क्यों करते हैं? ताकि उसका कंपैरिजन, उसके बारे में नॉलेज हो सके और कंपैरिजन में नॉलेज हो सके, उसे हम बोलते हैं डेटा। एग्जांपल है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। अब मान लीजिए 5th क्लास में 15 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट हैं? 15। अब मान लीजिए 5th क्लास में 15 स्टूडेंट हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा रॉ डेटा हो गया। 15 स्टूडेंट है, 15 स्टूडेंट के बारे में हम पता कर सकते हैं कि उनके मार्क्स कैसे कैसे हैं, उनकी एज कैसे कैसे है, उनकी हाइट कितनी कितनी है। ऐसे हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और ये होता है रॉ इंफॉर्मेशन। यानी 15 स्टूडेंट्स हमारे पास है, ये रॉ इंफॉर्मेशन है। अब इसके बाद इसमें हम चाहे जितना ऐड ऑन कर सकते हैं, उनकी एजेस के डिपेंड पर, उनकी हाइट को लेकर के और उनके वेट को लेकर के, ऐसा हम बना सकते हैं। ऐसे और भी है द टेम्परेचर ऑफ ऑल स्टेट्स डेली बेसिस। अब मान लीजिए सारे स्टेट जो इंडिया में है, यूपी हो गया, एमपी हो गया, हरियाणा हो गया, ऐसे बहुत सारे जो स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में, वो स्टेट्स में पर डे टेम्परेचर कितना कितना होता है। कहीं पर 40 डिग्री टेम्परेचर होता है, कहीं पर 30 डिग्री टेम्परेचर होता है, कहीं 25 डिग्री टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो इस तरह का टेम्परेचर का हम एक डेटा बना सकते हैं, ये डेटा होता है। तो डेटा क्लियर हो गया आपको। अब हम लोग आगे चलते हैं। डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग क्या होता है? तो डेटा हैंडलिंग इज द प्रोसेस
of collecting and organizing the given data to represent statics. स्टेटिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्टेटिक्स में रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए जो हम सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं डेटा हैंडलिंग। जो सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डेटा हैंडलिंग। जैसे मान लीजिए 5th क्लास में 15 बच्चे थे, तो 15 बच्चे की हम अगर एज को लेकर के चलते हैं कि डेट ऑफ बर्थ उनका क्या है, किसी का 15 अप्रैल है, किसी का 7 मार्च है, किसी का 2 जुलाई है, किसी का कुछ है, तो 15 स्टूडेंट्स का हम जो डेटा सारा कलेक्ट करेंगे इसे हम बोलते हैं डेटा हैंडलिंग। अब उसके बाद में आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, तो सबसे बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन जो डेटा का होता है वो एक टेबुलर फॉर्म में होता है। टेबुलर फॉर्म टू अंडरस्टैंड इजिली जनरली डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन टेबुलर फॉर्म। टू अंडरस्टैंड जनरली यानी समझने के लिए, नॉर्मली समझने के लिए, तो फर्स्ट पार्ट हो गया। और उसके बाद डेटा इज ऑर्गेनाइजिंग इन टेबुलर फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। यानी इसको लर्न करने के लिए हम ऐसे कर लेंगे, टू अंडरस्टैंड इजिली जनरली डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हम यूज करते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे मान लो ऑर्गेनाइज हमें करना है, हमने लिया कि कुछ स्टूडेंट्स हैं क्लास में, स्कूल में स्टूडेंट्स हैं मान लीजिए, या क्लास में मान लीजिए, उनके मार्क्स कितने आए हैं ये। जैसे मान लीजिए हम 6th, 7th और 8th क्लास के बच्चों का लिया, 6th, 7th और 8th 3 क्लास के बच्चों का हमने यहाँ पर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। और 6th क्लास में क्या है, 10 मार्क्स में से 5 स्टूडेंट के मार्क्स कितने आए हैं, 10 मार्क्स आए हैं। 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स कैसे आए हैं, 10 मार्क्स आए हैं। 4 स्टूडेंट के 15 मार्क्स आए हैं और 8 स्टूडेंट के 20 मार्क्स आए हैं, ठीक। अब हमने इतने स्टूडेंट 17 स्टूडेंट पर हम एक टेबुलर फॉर्म बना रहे हैं, 17 स्टूडेंट पे टेबुलर फॉर्म बना रहे हैं। मान लीजिए एक ही क्लास के, मान लीजिए 5th क्लास के बच्चे हैं, जैसे हमने पहले भी एग्जांपल हमने दिया है, 5th क्लास के बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 17 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है, 17। हमने एक टेस्ट लिया 20 मार्क्स का, कितना लिया, 20 मार्क्स का हमने एक टेस्ट लिया, तो 20 में से 10 मार्क्स आए हैं 5 स्टूडेंट के, 15 मार्क्स आए हैं 4 स्टूडेंट के, और 20 आउट ऑफ 20 यानी 20 मार्क्स पूरा आया है 8 स्टूडेंट के। तो अगर हम इसके देखें तो टोटल मार्क्स कितना है, 45। टोटल कितना है, मार्क्स 45 है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 17 स्टूडेंट्स है। अब इसका अगर हम टैली मार्क बनाना चाहें तो आओ बच्चों टैली मार्क सिखाते हैं अब आपको, आपकी क्लास में टैली मार्क्स आज पहली बार आपको समझ में आएगा और मजा भी आएगा। आइए देखते हैं टैली मार्क्स क्या होता है। जैसे 5 है तो 5 का मतलब 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, और 4 के बाद में इस तरह की हम लाइन ड्रा कर देते हैं, ये 5 हो गया। 4 के बाद एक 5 हो गया। चलिए 4 में क्या करते हैं हम देखते हैं, 1 2 3 4 ही बना के छोड़ देंगे। हमेशा 4 लाइन करते हैं, फिर 5वां कट करते हैं, फिर 4 लाइन करते हैं, फिर 5वां कट करते हैं, ऐसे हम करते हैं। यहाँ पर जैसे 8 है तो 8 में क्या होगा, 1 2 3 4 हो गया। 4 के बाद में एक कट किया, 5 हो गया। 5 हो गया, आपकी 8 में 5 निकल गया, कितना बचा, 3। 8 में 5 निकल गया तो कितना बचा, 3। तो 3 में 1 2 3, ये टैली मार्क्स होता है। एक एग्जांपल अगर मैं और लूँ, 17 जैसे लेना हो तो 17 में क्या होगा, मैं ऐसे एग्जांपल में खाली समझा रहा हूँ, इसको माइंड मत करना, इसमें नहीं ऐड करना है। देखो 17 जो है 1 2 3 4 ये 5 हो गया, ओके। फिर चलो 1 2 3 4 5 5 5 10 हो गया, 1 2 3 4 5 15 हो गया, 2 बचा 1 2 17। ऐसे टैली मार्क्स बनाते हैं, यानी 4 पहले लाइन ड्रा करते हैं, 5वां कट करते हैं, फिर 4 ड्रा करते हैं, 17 है तो 5 5 10 5 15 और 2 17, इस तरीके से ये बनेगा। 1 hour later. आइए हम लोग इंट्रोडक्शन में आगे समझते हैं एवरेज ऑफ डेटा। एवरेज ऑफ डेटा, डेटा का एवरेज क्या है। There must be a particular value which represent the complete data. It is called average of data. There must be a particular value which represents the complete data. करें वैल्यूज, जो बहुत सारी वैल्यूज एक डेटा को कंप्लीट करने के लिए जरूरी होता है वो हम क्या बोलते हैं, एवरेज ऑफ डेटा। उसे हम क्या बोलते हैं, एवरेज ऑफ डेटा कहते हैं। आगे देखिए, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द ग्रुप ऑफ डेटा क्या होता है, द एवरेज लाइज बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डेटा, सो इट इज कॉल्ड द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ग्रुप ऑफ डेटा। क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ग्रुप ऑफ डेटा का मीन्स होता है कि ये जितने भी डेटा इंफॉर्मेशन हमारे पास होते हैं वो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के बीच में लाई करते हैं, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के बीच में लाई करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द ग्रुप ऑफ द डेटा। मान लीजिए
5th क्लास में 15 बच्चे हैं, एक का सबसे कम वेट है 20 kg और हाईएस्ट जो बच्चे की वेट है वो 30 kg है। तो स्मॉलेस्ट, अब जितने भी बच्चे उसमें होंगे उस क्लास में वो 20 और 30 के बीच में ही पाए जाएंगे, क्योंकि स्मॉलेस्ट जो वेट है बच्चे का वो 20 kg है और लार्ज और जो मैक्सिमम वेट है, मैक्सिमम वेट जो बच्चे का है वो 30 kg है। तो 20 kg और 30 के बीच में अब जितना है, पहले 15 स्टूडेंट थे जिसमें से एक का स्मॉलेस्ट वेट 20 kg है और मैक्सिमम वेट 30 kg है। तो 2 बच्चे तो निकल गए 15 में से, अब बचे 13। तो 13 के जो वेट होंगे वो 20 और 30 के बीच में ही तो होंगे भाई। टोटल 15 बच्चे हैं, 15 में से पहले का वेट 20 kg है जो स्मॉलेस्ट है, सबसे कम वेट वाला है, और सबसे ज़्यादा वेट वाला जो है उसका 30 kg है। तो 20 और 30 2 बच्चे को निकाल दो, बचे 13 बच्चे। तो 13 का जो वेट होगा वो 20 और 30 के बीच में ही तो होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द ग्रुप ऑफ डेटा। इसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द ग्रुप ऑफ द डेटा, जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के बीच में लाई करता है। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा। सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा में 3 चीजें लाई करता है, वो कौन कौन सा है? नंबर 1 अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मॉड। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा। तो हम बोल सकते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ जो डेटा है वो 3 टाइप से हो सकते हैं। एक क्या हो सकता है, अरिथमेटिक मीन, नंबर 2 मीडियन और नंबर 3 मॉड। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मॉड और आगे हम स्टडी करेंगे। 2 hours later. आइए हम लोग इंट्रोडक्शन में आगे करते हैं। अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अरिथमेटिक मीन्स का मीन्स होता है द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जो भी ऑब्जर्वेशन हम ले रहे हैं, जो भी डेटा ले रहे हैं, उसका एवरेज मीन कहलाता है। किसी भी ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज होता है उसे हम मीन कहते हैं, ये इसका मीनिंग है। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं? टू कैलकुलेट मीन वी हैव टू डिवाइड द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। टू कैलकुलेट मीन we have to divide the sum of the values of the observations by the total number of observations. It is represented by x bar. तो कैलकुलेट करने के लिए मीन कैसे लिखते हैं? कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन को अब किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स बार हो गया, उसके बाद लिखा हुआ है डिवाइड, डिवाइड करते हैं किसको? सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। टू कैलकुलेट वी हैव टू डिवाइड द सम ऑफ the values of the observations by the total number of the observations. sum of the observation ऊपर लिखेंगे और total number of the observation नीचे लिखेंगे और हमारा मीन निकल आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम 2 एग्जांपल यहाँ पर लिखे, बुक्स के एग्जांपल है। आशीष स्टडीज फॉर 4 hours। करते हैं हम लोग, सोल्यूशन भी करते रहते हैं। सोल्यूशन फर्स्ट 1, आशीष, इसमें क्या हो जाएगा? अरिथमेटिक मीन एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये लिख दिया, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, ये हो गया। अब जरा देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा? आशीष स्टडीज 4 hours, 4 घंटे, 4 घंटे पढ़ता है। फिर उसके बाद 5 hours, 5 घंटे, फिर 4 hours, 5 hours एंड 3 hours, और उसके बाद 3 hours पढ़ता है, 3 घंटे पढ़ता है रिस्पेक्टिवली ऑन 3 कंसेक्यूटिव डेज, 3 लगातार दिनों में। मान लीजिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे की हम बात करें तो मंडे को वो कितना पढ़ता है? 4 hours। ट्यूसडे को कितना पढ़ता है? 5 hours। वेडनेसडे को कितना पढ़ता है? 3 hours। यानी 3 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 दिन वो लगातार पढ़ता है। एक दिन 5 घंटे पढ़ता है, एक दिन 4 घंटे पढ़ता है, एक दिन 3 घंटे पढ़ता है। तो बताइए उसकी एवरेज स्टडी क्या हुई? एवरेज कितना हुआ, यानी अरिथमेटिक मीन कितना हुआ? तो अरिथमेटिक मीन एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 3 दिन का है तो 3 डेज हो जाएगा। 1 2 3, 3 दिन इसने स्टडी किया, 3 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 4 9 और 3 12 हो जाएगा। 12/3 इसको कैंसिल करेंगे हम लोग, 3 1 जा, 3 4 जा, यानी हमारा आंसर क्या आएगा? 4। यानी हमारा जो मीन आया एक्स बार वो हमारा क्या आ गया? 4 आ गया। यानी मीन समझ में आया आपको? अरिथमेटिक मीन क्या करते हैं? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, इसे एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं
कैपिटल ए कैपिटल एम भी कर सकते हैं, अर्थमेटिक मीन इसे कैपिटल एम में लिखते हैं। ओके, आइए सेकंड पार्ट इसका कर लेते हैं। एग्जांपल 2 लिखा हुआ है, अ बैट्समैन स्कोर्ड द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ रन्स इन 6 इनिंग्स। 6 बार में 6 इनिंग्स में उसने कितना कितना रन बनाया है? एक बार 36 रन बनाया है, एक बार 35 रन बनाया है, एक बार 50 रन बनाया है, और एक बार 46 बनाया है, एक बार 60 बनाया है, एक बार 55 बनाया है। एक बैट्समैन है जो 6 बार जब गेम खेला उसने, तो उस गेम में क्रिकेट में उसने एक बार 36, एक बार 35, एक बार 50, एक बार 46, फिर 60 और फिर 55 कितना बनाया है। उसका एवरेज स्कोर क्या चल रहा है रनिंग का, रन का एवरेज स्कोर क्या है। तो आप क्या करेंगे, यही फार्मूला यहाँ भी अप्लाई करेंगे हम, AM x बार इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, अब हम वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सबको ऐड करेंगे हम, 36 प्लस 35 प्लस 50, 36 35 50 प्लस 46 प्लस 60 प्लस 55 अपान में टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स कितने हैं? 6 हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड करेंगे। आइए ऐड कर लेते हैं, इसे सारे को ऐड कर लेते हैं हम लोग, क्या होगा चेक करते हैं। 36 प्लस 35 प्लस 50 प्लस 46 प्लस 60 प्लस 55, ये आ रहा 282, ये आ रहा है 282, तो यहाँ हो जाएगा 282 अपान में 6। अब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, 286 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 बन जा 6 और 6 से डिवाइड करने पर आएगा हमारा 47, ये 47 बार जाएगा, यानी आंसर आ गया हमारा 47, यानी हमारा जो x बार आया मीन वो आ गया 47। इसका जो एवरेज रन बन रहा है हर एक गेम में वो 47 बन रहा है, 47 रन बन रहे हैं। जैसे 36 बना, 35 बना, तो कभी 60 भी बना है, कभी 55 बना, तो इसका जो एवरेज रन बन रहा है हर एक क्रिकेट में, हर एक गेम में, हर एक इनिंग्स में, तो उसमें क्या हो रहा है 47 का एवरेज आ रहा है। तो ये अर्थमेटिक मीन होता है। अर्थमेटिक मीन में हमने आपको समझाया, अर्थमेटिक मीन को x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है x बार इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है। उसके बाद हमने 2 एग्जांपल आपको बताए, दोनों एग्जांपल को हमने सॉल्व करके यहाँ पर दिखाया ताकि आपको पूरा समझ में आए। अब ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ, अगला टॉपिक हम चलते हैं। 8:01 PM। आइए हम लोग 7th क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास का एक एवरेज निकालते हैं। एवरेज कैसे निकाला जाता है ये देखते हैं। Ramesh studied 3 hours on Monday, 3 hours on Monday, 4 hours on Tuesday, 2 hours on Wednesday, 5 hours on Thursday, 7 hours on Friday, 1 hour on Saturday। ये पढ़ता है और संडे को रेस्ट करता है, फाइनली प्रॉपर रेस्ट करता है। फाइंड द एवरेज फॉर द होल वीक। होल वीक का हमें एवरेज निकालना है। ये निकालते हैं हम लोग। एवरेज का फार्मूला होता है एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एवरेज इक्वल होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये होता है फार्मूला। आइए हम लोग करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन कितना है? एक तो 3 आवर्स है, 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 1, 1 2 3 4 5 6, 6 दिन ये स्टडी करता है और 7वें दिन ये रेस्ट करता है। पूरे वीक में 7 डेज होता है, इसलिए मैं 7 से इसको डिवाइड करूंगा। अब यहाँ पर इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग। 3 4 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 7 17, 17 और 5 22, 22 अपान 7 हो गए। 7 1 8, 8 2 10, 10
और 22, ठीक 22/7 हो गया। अब इसे हमें कैंसिल करना है 7 से, तो 7 से जब हम 22 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 3.14, कैंसिल करेंगे तो 3.14 समथिंग आएगा, यानी ये इसका आर हुआ। 7 1 जा 7 को कैंसिल किया तो ये हमारा है, यानी उसका एवरेज जो स्टडी रहा है, एवरेज पर डे जो स्टडी उसका हुआ पूरे वीक का, वो 3.14 आवर्स हुआ। ठीक, ये तो हो गया इसका एवरेज निकालने का। अब यहां पर हमें ये समझाना है कि क्या एवरेज जो है या मीन जो है, ये मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में पाया जाता है या इससे बड़ा होता है। ठीक है, तो चूंकि मैंने इंट्रोडक्शन में अभी पीछे मैंने आपको समझाया है कि कोई भी आप मीन निकालेंगे या एवरेज निकालेंगे, ये सारी चीजें मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जरा देखें, मैक्सिमम टाइम सबसे ज्यादा किसने इसने स्टडी किया है, 7 आवर्स। फ्राइडे को रमेश ने सबसे ज्यादा स्टडी किया, सबसे ज्यादा 7 आवर्स तक किया, और सबसे कम कब किया है, सैटरडे को 1 आवर किया है। अब जरा देखो 7 आवर सबसे ज्यादा, यानी मैक्सिमम टाइम जो इसने इन्वेस्ट किया है स्टडी में, वो फ्राइडे को किया है 7 आवर्स, और मिनिमम टाइम जो इसने इन्वेस्ट किया है वो सैटरडे को किया है 1 आवर। तो क्या ये जो टाइम आया ये इनके बीच में पाया जाता है या कुछ अलग इसकी वैल्यू है? तो हम बोलेंगे इसको ये बीच में पाया जाता है, मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 7 है, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में एवरेज आता है। यानी बच्चों हमेशा याद रखो कि जो एवरेज आएगा या मीन आएगा, एवरेज मीन जो भी आएगा, ये सारा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आता है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में आता है। यही मैं आपको समझाना चाहता था, ये एग्जांपल डन हुआ। A few moments later. हेलो स्टूडेंट्स, आइए अब हम 7th क्लास में रेंज पढ़ाने जा रहे हैं आज। आइए देखते हैं रेंज। इंट्रोडक्शन क्लास में हम रेंज के बारे में बताएंगे आपको, रेंज क्या होती है, रेंज कैसे समझते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, इसके बारे में हम बताते हैं आपको। देखिए रेंज, द रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। जितने भी ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे, मान लीजिए कोई क्लास फिफ्थ क्लास की बात करें हम तो, या 10th क्लास की बात करते हैं। 10th क्लास में मान लीजिए 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे की जो एज है वो किसी का 13 साल है, किसी का 13.5 साल है, किसी का 14 साल है, किसी का 13 साल 2 महीने है, किसी का 14 साल 6 महीने है, किसी का 14 साल 7 महीना, ऐसे बहुत सारे हैं, 10 बच्चे की एजेस हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो उसे असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। जब हमें रेंज निकालना होता है तो सबसे पहले सारी वैल्यूज को, सारे ऑब्जर्वेशंस को हम असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, और उसके बाद में जो स्मॉलेस्ट है और सबसे हाईएस्ट जो है लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट माइनस करते हैं, रेंज हमारा निकल जाता है। ये है रेंज निकालने का तरीका। आइए हम लोग देखते हैं, a range is the difference between the largest and the smallest observation। लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन में से स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन को अगर हम माइनस करें तो रेंज निकल जाता है। रेंज इक्वल टू फार्मूला होता है हमारा, रेंज इक्वल टू होता है ये फार्मूला, रेंज इक्वल टू लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, ये होता है फार्मूला। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा हमें। ठीक है, एग्जाम्पल हम करते हैं। देखिए, द एजेज इन ईयर्स ऑफ द 10 टीचर्स। 10 स्कूल में 10 टीचर्स, 10 टीचरों के एज पर ये काम किया गया है। 10 टीचर के एज के बारे में हमने पता किया है सबका। जो स्कूल में 10 टीचर्स हैं उनकी एज है, एक टीचर की एज 32 ईयर्स है, किसी की 41 है, किसी की 28 है, किसी का 54, 35, 26, 23, 33, 38 एंड 40, इस तरह की एजेस हैं इनकी। ठीक है, अब उसके बाद में हमें इसका क्या करना है, रेंज निकालना है, और कुछ और भी पार्ट्स मैंने यहाँ पर लिखा है ताकि आपको सारा समझ में आए। तो सबसे पहले क्या करना है वो चीज़ आप समझिए। सबसे पहले कभी भी अगर रेंज के बारे में निकालना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप बोलोगे सर सबसे पहले सारे ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, सारे ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए सबसे पहले। आइए असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले लिखते हैं। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, पहले 2 देखते हैं। देखो 28 है यहाँ पर, और उसके बाद 26 है, 23 है, और 2 में कोई नहीं है। ठीक है, 20 में और कोई नहीं, 20 में 3 है, तो ये 23 हो जाएगा, 26 फ्री है। यानी पहले आएगा 23, फिर 26,
और फिर 28, ये तीनों हो गए। अब हम चलते हैं 30 में। 30 में एक ये है, एक ये है, 2 3 4, 4 ऑब्जर्वेशन ऐसे जो 30 में है। 32 है, 35 है, 33 है, 38 है। तो इसमें सबसे छोटा 32 है, 32 है, उसके बाद में 33 है, फिर उसके बाद में 33 के बाद 35 है, और उसके बाद 38 है। अब 38 भी हो गया हमारा। अब हम 40 में चलेंगे। 40 में क्या है, एक ये 40 है और दूसरा ये 40 है। दो ही 40 हमें दिख रहे हैं, और तो नहीं दिख रहा है। दो 40 है, तो सबसे पहले क्या आएगा 40 और बाद में आएगा 41। अब इसके बाद में 50 में चलते हैं हम लोग। 50 में क्या है, एक ये 50 है, 50 और कोई 50 में है और कोई 50 में नहीं है, 54 ये हो गया। अब इसके बाद में हम गलती ना हो इसके लिए सबसे पहले काउंट करेंगे, क्या सारे ऑब्जर्वेशन यहाँ पर आ गए, कोई ऑब्जर्वेशन छूटा तो नहीं है। आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 ऑब्जर्वेशन है। क्या यहाँ पर भी 10 ऑब्जर्वेशन है? एक बार हम चेक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे ऑब्जर्वेशन है, यानी हमारा कोई भी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर छूटा नहीं है। सारे ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पर लिखे हैं, और किस में लिखे हैं, असेंडिंग फॉर्म में, असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखा है। आइए अब हम देखते हैं, क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर, सबसे बुजुर्ग टीचर, जो सबसे उम्र दराज है, सबसे ज्यादा उम्र वाले टीचर कौन है? तो सबसे ज्यादा उम्र वाले टीचर कौन है? 54 ईयर्स के एक टीचर है जिनका सबसे ज्यादा उम्र है, सबसे ज्यादा एज है, यानी ओल्डेस्ट टीचर क्या हो जाएंगे? 54 ईयर्स के। और दैट ऑफ द यंगेस्ट टीचर, और सबसे कम उम्र का टीचर कौन है? तो आप बोलोगे सर 23 ईयर्स का एक टीचर है जो सबसे कम उम्र के हैं ये। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर भी मैं लिखता चलता हूं साथ में। क्या हो जाएगा? ओल्डेस्ट टीचर, ओल्डेस्ट टीचर, ओल्डेस्ट टीचर्स एज, $54 ईयर्स। यंगेस्ट टीचर, यही लिख दूं सेकंड यंगेस्ट टीचर, यंगेस्ट टीचर्स एज कितना है? 23 ईयर्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया, फर्स्ट पार्ट का। व्हाट इज द एज ऑफ ओल्डेस्ट टीचर, ओल्डेस्ट टीचर का एज क्या है? आपने बोला सर ओल्डेस्ट टीचर का एज सबसे बड़ी 54 है, और यंगेस्ट टीचर का एज कितना है? तो सबसे यंगेस्ट टीचर है 23 ईयर्स के। ठीक है, हो गया पहला। अब सेकंड करते हैं, व्हाट इज द रेंज ऑफ द एजेस ऑफ द टीचर्स। अब हमें रेंज निकालना है। आइए सेकंड में रेंज निकाल लेते हैं। रेंज का फार्मूला हमें पता है, रेंज इक्वल टू होता है हाई लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन यानी सबसे ओल्डेस्ट वैल्यू क्या है? 54, सबसे बड़ी वैल्यू है इसमें नंबरों में, और सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 23 है। इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। रेंज आ गया 31 ईयर्स, ये इसका रेंज आ रहा है। ठीक है, 54 माइनस 23। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड पार्ट आता है, करते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट करें, व्हाट इज द मीन ऑफ द एज। अब हमें मीन भी निकालना है, पहले मैं मीन कर चुका हूं, अब इसमें भी हम लोग मीन निकालेंगे। देखते हैं मीन क्या होता है। मीन इक्वल टू होता है, मीन एक्स बार इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता है। अब क्या हो जाएगा? एक्स बार इक्वल टू, आप वैल्यूज लिख दोगे, क्या लिखा हुआ है? 23 प्लस 26 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 38 प्लस 40 प्लस 41 प्लस 54, ये पूरी वैल्यूज हम लिखेंगे। और अपान में कितने ऑब्जर्वेशन है? 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, तो 10 से हम इसको डिवाइड भी करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x बार इक्वल टू, इन सबको हम ऐड करेंगे। इनका जो सारा एडिशन है वो आ रहा है 350, इनको अगर हम ऐड करेंगे टोटल तो आएगा 350 और अपान में क्या है 10 है, तो x बार इक्वल टू हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा 35, यानी मीन क्या आ गया 35 आ गया। अब यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं हम कि जो मीन आया है, जो मीन एज आया है, मीन एज जो हमारा आया है, ये मीन एज स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के बीच में पाया जाता है, लाई किया जाता है, लाई हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि लार्जेस्ट के से बड़ा हो या स्मॉलेस्ट से छोटा, ऐसा नहीं है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के बीच में पाया जाता है। देखिए 35 ईयर्स है यहाँ पर, यहाँ 23 से 54 के बीच में ही मीन पाया जाएगा, ये बाहर नहीं जा सकता। ये 1 hour later. हेलो स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग मॉड के बारे में स्टडी करते हैं, मॉड पढ़ते हैं। मॉड क्या होता है, आइए देखते हैं। मॉड क्या है? ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट ऑफ द टाइम इज कॉल्ड द मॉड ऑफ दैट ग्रुप। कोई ग्रुप है, ग्रुप में बहुत सारे वैल्यूज गिवन है, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं, उसमें वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज में से मॉड क्या होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार होगी। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल 1 2 3 3 4 5 6। अब इसमें मॉड बताना हमें, इसकी मॉड क्या है, तो आप बोलोगे सर इसमें 3 जो है 2 बार आया है, इसलिए इसका मॉड हो जाएगा 3, यह आंसर होगा। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। और देखते हैं हम लोग A B C D D D E E F, ये है, इसमें मॉड बताइए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर A एक बार है, B एक बार है, C भी एक बार है, D 3 बार है, E 2 बार है, F 1 बार है, तो D सबसे ज़्यादा बार है, तो इसका मॉड क्या हो जाएगा D, मॉड हो जाएगा D। ये हो गया। तीसरा एग्जांपल आप देखिए, अगर मान लीजिए 2 3 3 4 4 5 6 7 8 ये नंबर है, इस तरह का दे रखा है, इसमें मॉड बताइए। तो यहाँ पर बेटा देखो मॉड, यहाँ पर 2 ऐसे नंबर्स हैं जो मैक्सिमम बार आए हैं, 3 भी 2 बार आया है, 4 भी 2 बार आया है, सेम नंबर बार आया है, तो इसका मॉड क्या होगा? आप बोलोगे सर इसका मॉड जो है वो हो जाएगा 3 and 4, 3 और 4 दोनों मॉड हो जाएंगे। ठीक, ये हो गया। लेकिन और एक एग्जांपल है, देखिए 2 5 2 2 3 3 5 5 7 7 9 9, इसमें मॉड बताइए। तो आप बोलोगे इसमें कोई मॉड नहीं है, नो मॉड है। क्या है? नो मॉड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें समझना ये है कि इसमें जितने भी ऑब्जर्वेशन है सारे सेम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पर 2 भी 2 बार है, 3 भी 2 बार है, 5 भी 2 बार है, 7 भी 2 बार है, 9 भी 2 बार है, तो इसमें सारे 2 टाइम्स है, यानी कोई ना तो ज़्यादा है ना कम है, तो इसमें मॉड नहीं होगा, इसको हम बोलेंगे नो मॉड। लेकिन अगर यही चीज़ कोई भी ऑब्जर्वेशन है जिसमें 2 बार सेम नंबर है, मैक्सिमम नंबर 2 ऐसे, 3 2 बार आया है, 4 2 बार आया है, इसमें मॉड होगा, इसमें 3 और 4 मॉड होगा। एक एग्जांपल मैं आपको और समझाता हूँ। मान लीजिए A A B B C C C D D D E E E, ये है। अब इसमें मॉड बताइए क्या होगा? तो बेटा देखो इसमें सारे सेम नंबर नहीं है, सेम नंबर मतलब सबकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। जैसे इसमें क्या था, 2 2 बार था, 3 2 बार था, यानी सारे जो ऑब्जर्वेशन थे वो 2 2 बार थे। लेकिन यहाँ पर A 2 बार है, B 2 बार है, मगर C 3 टाइम्स है, D 3 टाइम्स है, E 3 टाइम्स है, तो इसका मॉड क्या होगा? इसका मॉड आप बोलेंगे, इसका मॉड होगा C D और E, 3 मॉड होंगे इसके, C D और E। तो इस तरह से मॉड होता है। मॉड हमें होप कि आपको पूरा मॉड समझ में आ गया होगा। 2 hours later. हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग मॉड के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन क्लास में हम मॉड के बारे में और ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज हम गेन करते हैं एग्जाम्पल को लेकर के। अभी हमने मॉड का डिफिनीशन बताया, उसके कुछ एग्जाम्पल बताए। अब हम आपको मॉड से रिलेटेड 2 एग्जाम्पल और बताने जा रहे हैं जो NCERT बुक में गिवन है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है,
फाइंड द मॉड ऑफ द गिवन सेट ऑफ द नंबर्स। इस नंबर्स का मॉड बताना है। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 1 2 4 3 2 1 2 2 4। अब यहाँ पर देखिए 1 कितनी बार है, 2 बार है, 3 बार है 1। इसको सबसे पहले क्या करना होता है, कभी भी मॉड निकालना है तो इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में हम लिख दें तो ज़्यादा अच्छा मेरे लिए रहता है। तो क्या हो जाएगा 1 1 1 1 3 बार हो गया। अब 2 करते हैं हम ना, 2 1 2 3 4 4 बार है 2 2 2 2 2 4 बार 2 हो गया। अब उसके बाद में 3 आ जाते हैं। 3 कितनी बार है, 1 बार है 3। अब उसके बाद क्या है 4 है, 4 2 बार है 4 4। तो अब देखिए कि सारे ऑब्जर्वेशन हमारे होंगे 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 हो गया है। अब इसमें मॉड हमें बताना है तो मॉड क्या हो जाएगा, मॉड होता है नंबर ऑफ मोस्ट फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज़्यादा बार आए। तो यहाँ पर 2 1 3 बार आया है, 2 4 बार आया है, 3 1 बार आया है और 4 2 बार आया है। तो यहाँ पर 2 जो मैं देख रहा हूँ 4 बार आया, 4 टाइम्स आया, 2 जो है 4 टाइम्स आया है, जो 2 है वो 4 बार आया है, इसलिए मॉड इसका क्या होगा 2 होगा। ये हमारा आंसर हो गया। आइए एक एग्जाम्पल और है, एग्जाम्पल नंबर 5 के नाम से है, फॉलोइंग आर द मार्जिन्स ऑफ द विक्ट्री। जीत का एक मार्जिन दिया गया है इन द फुटबॉल मैचेस ऑफ अ लीग। ये यहाँ से और यहाँ तक ये मार्जिन्स के बारे में बताया गया है। और उसके बाद में फाइंड द मॉड ऑफ दिस डेटा। इस डेटा का हमें मॉड निकालना है। क्या निकालना है, मॉड निकालना है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। उसके बाद आइए क्या नंबर है, 7 है क्या इसमें, 6 तो है हमारे पास, 7 7 7 7 7 7। आगे होगा तो देखेंगे, नहीं होगा तो हम यहाँ तक 6 तक नंबर हमने लिख रखा है, ठीक है। ये सोल्यूशन है, हमने लिखा है मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री का मार्जिन्स क्या है, टैली बार्स हम बनाएंगे और उसके बाद टैली बार बोले या टैली मार्क्स बताएं, है ना, टैली मार्क भी हम बोल सकते हैं। और नंबर ऑफ मैचेस करना है, नंबर ऑफ मैचेस हम यहाँ पर लिखेंगे। अब 1 के कितने हैं देखिए, 1 का हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 जो है 9 बार आया है। कितनी बार आया, 9 बार। तो देखो जरा टैली मार्क कैसे बनाते हैं हम लोग, 1 2 3 4, 4 के बाद में हम इसे कट करते हैं, 5 हो गया, 6 7 8 9, 9 हो गया। 5 4 बार हम पहले लाइन खींचते हैं और एक बार उसे कट करते हैं, 5 हो जाता है। 5 और 4 मिला के 9 हो गया। तो ये 9 हम यहाँ पर नोट कर देंगे। अब 2 चलते हैं, 2 देखते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। जो 2 है वो 14 टाइम्स आ रहा है, यानी 14 बार आ रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 हो गया, 11 12 13 14, ये 14 हो गया। अब हम 3 देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बार है। 3 जो है 7 बार आया है, तो हम 3 को 7 बार करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम 4 देखते हैं, 4 कितनी बार है यहाँ पर, 1 2 3 4 5, 4 5 बार है। तो यहाँ पर 5 बार, 1 2 3 4, ये 5 हो गए, यहाँ 5 लिख देंगे। अब 5 देखते हैं, 1 2 3, 3 बार है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3। 6 कितनी बार है देखते हैं, 1 2 बार है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा। यहाँ पर इसको एक बार हम मैच भी कर लेते हैं, हमारी गलत तो नहीं है, सही है। 9 14 7 5 3 2, ठीक है। और इसका जो टोटल सम आ रहा है ये 40 आ रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, अब टैली बार्स का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी कितनी बार आया है, ठीक है। 1 कितनी बार आया है, 9 बार आया है, 2 कितनी बार आया है, 14 बार आया है, 3 कितनी बार आया है, 7 बार, 4 5 बार आया है, 5 3 बार 3 टाइम्स आया है,
6 2 टाइम्स आया है। इसमें सबसे नंबर ऑफ टाइम्स फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 14 की, यानी यहाँ पर 2 जो है वो 14 बार आया है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 14 हो जाएगी, तो यही इसका मॉड हो जाएगा। इसका मॉड आंसर आ जाएगा 14 और 2, 14 टाइम्स आया है तो मॉड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मॉड 2, ये आंसर। तो इस एग्जाम्पल का मॉड 2 आ जाएगा क्योंकि 2 सबसे ज़्यादा बार आया है। 8:01 p.m. हेलो स्टूडेंट्स, अभी एग्जाम्पल नंबर 6 इंट्रोडक्शन में है, और एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं मॉड निकालने के लिए। कैसे निकाला जाता है जरा देखिए। फाइंड द मॉड ऑफ द नंबर्स 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6 एंड 8। कितने नंबर है इसमें बता रहा है, मॉड बताइए क्या है। तो जरा देखिए 2 कितनी बार है? 3 बार, 3 2 बार, 5 3 बार, 4 1 बार, 6 2 टाइम्स, 8 1 टाइम्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन मॉड। देखो यहाँ पर 2 3 बार है और 5 3 बार से, यानी 2 और 3 3 3, 2 और 5 3 3 बार से, 3 3 टाइम्स। तो इसलिए इसका मॉड क्या होगा? 2 एंड 3, ये दोनों हो जाएगी मॉड। 2 भी होगा और 3 भी होगा। हमने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे समझाए हैं, आप इंट्रोडक्शन पूरा देख लोगे अगर, तो आपको मीन, मॉड, मीडियन कोई भी चीज होगा निकालने में कहीं जरा सा भी दिक्कत नहीं आएगी। 1 eternity later. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीपी ग्लोबल एजुकेशन चैनल। अब हम 7th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन में मीडियन एक्सप्लेन करने चल रहे हैं। आइए हम लोग मीडियन को समझते हैं। व्हाट इज द मीडियन? मीडियन होता क्या? मीडियन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं। मीडियन, द मिडिल वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन व्हिच डिवाइड्स इट इनटू एग्जैक्टली 2 पार्ट्स इज कॉल्ड मीडियन। मीडियन क्या होता है? मिडिल वैल्यू होता है। मीडियन किसी भी ऑब्जर्वेशंस के बीच का वैल्यू होता है, उसे हम मीडियन कहते हैं। मीडियन को हमेशा सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना होता है। सारे ऑब्जर्वेशंस को सबसे पहले डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। सबसे बेटर रहेगा आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद में उसमें देखिए कि बीच की वैल्यू कौन सी है, वो जो बीच की वैल्यू होगी वही उसकी मीडियन होगी। आइए हम आप इसको और ज़्यादा समझाते हैं। मान लीजिए ये लेते हैं, यहां पर देखिए फाइंड मीडियन ऑफ 1, 1, 2, 3 4 5। मान लीजिए इसका हमें मीडियन निकालना है। x6 भी ले लेता हूं, इसका मीडियन निकालना है। अब ये देखो असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है, असेंडिंग ऑर्डर में ये ऑलरेडी है, इसका मीडियन निकालना है। आप बोलोगे सर इसका मीडियन बीच की वैल्यू होती है, 3 इधर छोड़ दीजिए, 3 इधर छोड़ दीजिए, ये वाला ले लीजिए। मीडियन क्या हो गया? मीडियन हो गया 3। आंसर हो गया, समझ में आया आपको? और चलो और नंबर लेते हैं हम लोग दूसरा। फाइंड मीडियन 4 6 9 7 8 10। मान लिया अब ये लेते हैं, इसका मीडियन बताइए। तो देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशन थे। कितने थे? 7। और 7 क्या होता है? इवन होता है या ऑड होता है? तो आप बोलोगे सर ऑड होता है। क्या होता है? ऑड। अब ऑड होता है तो हम कहाँ जाएंगे? ऑड के लिए कौन सा है? एन इज ऑड। ऑड ये 7 + 1। मीडियन निकालने का तरीका क्या होगा? हम यहाँ पर क्या रखेंगे? मीडियन इज इक्वल टू 7 + 1 बाई 2th टर्म। ये भाई एन क्या है? ऑड है, क्योंकि एन 7 है। टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 7 है। तो हमने जो 7 रखा है यहाँ पर 7 + 1 बाई 2, ये फार्मूला हमने लगाया 2th टर्म। अब क्या होगा? 7 + 1 8/2, 2 से कैंसिल करिए 4, यानी 4th टर्म। लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए, कभी भी ऑब्जर्वेशन को तुम्हें ऐसे नहीं लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, ये 4th टर्म बोल रहा है,
1 2 3 4, फोर्थ टर्म 3 है और हमारा मीडियन क्या आ गया, 3 आ गया। चाहे मीडियन आप डायरेक्ट 3 लिख दीजिए, चाहे फार्मूला में रख करके करिए, आंसर सेम आएगा। आइए सेकंड पार्ट हम लोग करते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर देख रहे हैं कि फाइंड द मीडियन कह रहा है, मीडियन निकालो, मगर यहाँ जो n है ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो 1 2 3 4 5 6, यहाँ ऑब्जर्वेशन 6 है। 6 क्या होता है, आप बोलोगे सर इवन नंबर होता है, तो इवन नंबर के लिए हमें ये फार्मूला अप्लाई करना है। आइए कैसे निकालते हैं देखते हैं। सोल्यूशन मीडियन इक्वल टू, पहले तो ऐसे अरेंजिंग कर दे, असेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं, 4 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक। ये ऑब्जर्वेशन है, हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया है। अब मीडियन निकालना है। मीडियन में क्या है, पहले इवन नंबर के लिए क्या लिख रखा है हमने, n/2 टर्म, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म बाई 2 टर्म, दोबारा th बाद में भी लगेगा। देखिए अब यहाँ n/2 टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो 6/2 टर्म ये हो गया, प्लस 6/2 प्लस 1 टर्म बाई 2 और पूरे का th टर्म। अब देखते हैं हम लोग क्या आता है, 6/2 यानी थर्ड टर्म प्लस 6/2 थर्ड और 1 मिला के फोर्थ टर्म और बाई में 2 टर्म, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म कौन सा है, 1 2 3, थर्ड टर्म 7 है। फोर्थ टर्म कौन सा है, 1 2 3 4, फोर्थ टर्म 8 है और बाई में क्या करना है, 2 करना है और th लगाना है, th टर्म। अब 7 + 8 क्या हो जाएगा, 7 + 8 हो जाएगा 15/2 टूथ टर्म, ये हो जाएगा। अब 15/2 क्या होगा, 7.5 यानी 7.5 फिफ्थ टर्म। अब 7.5 n/2 फोर्थ, थर्ड टर्म क्या आया है, थर्ड टर्म आया है 7, 1 2 3 7 और फोर्थ टर्म आया है 8, तो ये 7.5 टर्म आया। 7.5 टर्म कौन सा होगा, क्योंकि ये नंबर थोड़ा सा एग्जैक्टली नहीं आया है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर कभी भी जब इवन नंबर होगा, n जब इवन नंबर होगा, तो हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म अपान में 2 टर्म, ठीक है, ये हम लगाते हैं। अब इस फार्मूले को हमें ध्यान रखना है, ये डिफिनीशन दोनों फार्मूले अगर हमें याद है तो हम मीडियन का कोई भी क्वेश्चन होगा निकाल सकते हैं। अब ये मीडियन हमने अपने मन से लिया था, ऐसे एग्जाम्पल लिया, उसकी वैल्यू फिलहाल ये आ रही है। अगर डेसिमल में नहीं आती तो और अच्छा रहता, डेसिमल में आई है, फिर भी हम ऐसा करेंगे, इसको मिटा के दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, सबसे बेटर रहेगा। क्या हुआ है, क्यों खोलते, 4 बजे टाइम होता है ना, बाहर खड़े रहो, गेट को छोड़ो, 3:30 बजे आके हल्ला मचाएगा, 4 बजे आना है। अभी 15 मिनट बाहर खड़े रहिए, गेट छोड़िए, बैठ जाइए वहीं पर गली में बैठे रहो, 4 बजे गेट खोलना। 3:30 बजे आया हल्ला मचाने, पूरे पे क्या ये, नहीं बाद में ना मोटिवेशनल सॉन्ग आता बढ़िया, ये सब म्यूजिक है, तो मेरी आवाज आने की जरूरत नहीं है, खाली हमारा मुंह चले। आधे में जब एक पूरा वीडियो हो गया, उसके बाद 2 मिनट 3 मिनट के लिए खाली मुंह चले हमारा, जैसे चल रहा है, और पीछे वो मोटिवेशनल सॉन्ग हो जो हिला दे माइंड को। नहीं समझ रहे, लास्ट में
लास्ट में बता बेटा, शुरू में थोड़ी मोटिवेटेड हो जाएंगे लोग, पहले बात विचार को सुनेंगे है ना, तब उसके बाद होता है। पीछे का डिलीट मार करके वीडियो को, और उसके आगे हम फिर से करेंगे, उतना वीडियो को एडिट कर देना। फाइंड द मीडियन ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 8 9 1 2 3 4 5 6 8 9 इतने नंबर हैं। अब से वीडियो बनाना है, उतना डिलीट मार दीजिए पूरा। 2000 years later. दूसरा मीडियन में निकालता हूँ 1 2 3 4 5 6 8 9, मान लीजिए है मीडियन। अब इसका मीडियन निकालना मेरे को, ये ऑब्जर्वेशन गिवन है, इसका मीडियन निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास है, यहाँ n गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। n जो है ऑब्जर्वेशन, n ऑब्जर्वेशन जो है वो इवन में है, इवन नंबर में है, इवन नंबर में है, तो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, हमने कर दिया फार्मूला अप्लाई। अब n बाई टूथ टर्म, n बाई टूथ क्या होगा, n कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, तो 8 बाई टूथ टर्म प्लस 8 बाई 2 प्लस 1 टर्म बाई 2 का टर्म, ये हो जाएगा। तो 8 बाई 2 4 यानी फोर्थ टर्म प्लस 8 बाई 2 4 एंड फिफ्थ टर्म बाई 2 टर्म, ये हो जाएगा। अब फोर्थ टर्म क्या है 1 2 3 4, फोर्थ टर्म 4 है, 4 प्लस फिफ्थ टर्म क्या है 1 2 3 4 5, फिफ्थ 5 है बाई 2, ये हो जाएगा। तो 9 बाई 2 और ये आ जाएगा 4.5, ये हमारा मीडियन आया, ये मीडियन हमारा आया। तो इस तरीके से जब n ऑड होगा तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, इवन होगा तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, इस तरीके से हम मीडियन निकालते हैं। A few moments later. अब हम आपको एग्जांपल नंबर 7 बताने जा रहे हैं। एक एग्जांपल 7 है एनसीईआरटी बुक में, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा 24 36 46 17 18 25 35। ये ऑब्जर्वेशन है, कितने ऑब्जर्वेशन है ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑब्जर्वेशन है, यानी n ऑड है। 7 का मीन्स होता है ऑड नंबर, तो 7 जब ऑड है तो ऑड का मीडियन निकालने का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, 17 18 24 25 इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया। असेंडिंग ऑर्डर का मीन्स होता है बढ़ते क्रम में, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरह इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमने कर दिया। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन इज इक्वल टू होता है n बाई 2, n बाई टूथ टर्म, n प्लस 1 बाई टूथ टर्म होता है, n प्लस 1 बाई टूथ टर्म होता है, ठीक है। ऑड नंबर के लिए है, कब, जब n इज ऑड, जब ऑड नंबर होता है तो ये फार्मूला होता है। तो n कितना है टोटल 7 है, 7 प्लस 1 बाई टूथ टर्म, ये 7 प्लस 1 8 बाई 2 टर्म, फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म कौन सा है 1 2 3 4, फोर्थ टर्म 25, यानी मीडियन जो है 25 आएगा। ये आंसर हमारा
आया। तो इस तरीके से हम लोग मीडियन निकालते हैं। मीडियन बहुत सिंपल है करना, बस खाली मीडियन का अर्थ मालूम होना चाहिए कि मिड वैल्यू होती है। मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले सारे ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना होता है। आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में रखो, ज़्यादा बढ़िया है। सारे ऑब्जर्वेशन को हमने असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया। उसके बाद में अगर n इवन है तो इवन का फार्मूला अप्लाई करेंगे, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म और अपान में 2। एक तो ये हो जाएगा। और अगर n ऑड नंबर है तो और सिंपल है, तो फिर n+1/2 टर्म हो जाएगा, आराम से आप निकाल लेंगे। 1 hour later. हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग एग्जाम्पल 8 करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन क्लासेज अभी चल रहा है इसका, डाटा हैंडलिंग का, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन क्लास में अभी हम बार ग्राफ के बारे में हम पढ़ेंगे, बार ग्राफ क्या होता है और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 8 हम करेंगे। आइए देखते हैं बार ग्राफ क्या होता है। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर सेंट्रल टेंडेंसी। बार ग्राफ क्या होता है? ये बार मीन्स होता है एक सीधा छड़, एक जस्ट लाइक एक छड़ या रॉड टाइप का जो डायग्राम बनता है उसे बार ग्राफ बोलते हैं। रॉड से रिलेटेड ग्राफ होता है ये बार ग्राफ हो गया। कह रहा है कि बार ग्राफ किस लिए यूज करते हैं, तो इट इज आल्सो यूज फॉर सेंट्रल टेंडेंसी। ये बहुत सारे पर्पज के लिए यूज करते हैं हम, बहुत सारे पर्पज के लिए हम इसे यूज करते हैं, मगर बेसिकली देखा जाए तो इसे हम सेंट्रल टेंडेंसी यानी मीन, मॉड और मीडियन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। इट इज आल्सो यूज फॉर सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में क्या हुआ? सेंट्रल टेंडेंसी में 3 चीजें आता है, मीन, मॉड और मीडियन। सेंट्रल टेंडेंसी में 3 चीजें आता है, मीन, मॉड और मीडियन। यानी इससे हम मीन निकाल सकते हैं, मॉड निकाल सकते हैं और मीडियन निकाल सकते हैं। सो मैनी पर्पज, और भी बहुत सारे पर्पज के लिए इसे यूज किया जाता है। नीड टू स्केल फॉर मेकिंग बार ग्राफ। क्या होता है? स्केल की आवश्यकता होती है बार ग्राफ बनाने के लिए। जैसे हमने यहाँ पर स्केल दिया है कि स्केल 1 यूनिट इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। 1 यूनिट हम 10 स्टूडेंट के बराबर मान लेते हैं। ऐसे बहुत सारे स्केल हम मान सकते हैं क्वेश्चन के अनुसार देख करके। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है? 200 स्टूडेंट्स ऑफ 6th and 7th क्लास were asked to name their favorite color so as to decide upon the should be the color of their school buildings. The results are shown in the following tables. Represent the given data on the bar graph. यहाँ पर दे रखा है कि फेवरेट कलर 200 बच्चों का जो सर्वे हुआ, 6 और 7th क्लास के बच्चों को, 200 बच्चों का, तो उसमें फेवरेट कलर हमने देखा कि कौन सा कलर बिल्डिंग के लिए बेटर रहेगा। जैसे मान लो स्कूल की बिल्डिंग है, उस पर कलर करना है, तो 200 बच्चों से हमने पूछा, सर्वे किया गया। उस सर्वे में ये रिजल्ट निकल के आया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है यहाँ पर, रेड कलर 43 बच्चों को पसंद है, ग्रीन कलर 19 बच्चे को पसंद है, ब्लू कलर 55 स्टूडेंट को पसंद है, येलो कलर 49 को, और ऑरेंज कितना है? 34। ऑरेंज कलर जो है 34 स्टूडेंट्स को पसंद है। अब ये कलर है, अब इसका हमें बार ग्राफ बनाना है। तो बार ग्राफ कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम स्केल लेंगे। ये हमने स्केल लिया, ये स्केल लेने के बाद में हम यहाँ पर रखेंगे, लाइन ड्रा करेंगे और एक लाइन इधर से ड्रा करेंगे। इसके बाद में हम एक डिफरेंट मानेंगे, 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। 1 सेंटीमीटर अगर मानते हैं तो 1 सेंटीमीटर मीन्स हम मान लेंगे 10 स्टूडेंट या 5 स्टूडेंट या 20 स्टूडेंट। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, जितना मानना चाहो आप मान सकते हो। हमने यहाँ पर माना है 1 यूनिट इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स मान लिया, ठीक है। अब रेड कितना है? रेड 43 है, तो हमने क्या किया है? 10, 20, 30, 40 से थोड़ा सा ऊपर बढ़ा करके 43 हमने बना दिया। ये रेड कलर हो गया। इसके बाद ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर 19, 19 बता रहा है, तो ग्रीन कलर में 19 का है, 20 से थोड़ा सा बिलो, तो 20 से थोड़ा सा बिलो हमने 19 नंबर का बार ग्राफ बना दिया है। फिर ऐसे ही ब्लू का है 55 है, तो ब्लू इधर 50 और 60 के बीच में आएगा, हमने ये बार ग्राफ बना दिया है। फिर उसके बाद येलो 49 है, येलो पे हम गए हैं 49 यानी 50 से थोड़ा सा हल्का सा स्लाइटली कम है, तो ये 49 का येलो का बार ग्राफ है। ऑरेंज का कितना है? 34 है, तो 34 क्या 30 और 40 के बीच में है। ये बार ग्राफ हमने तैयार किया है, ठीक है। तो ये बार ग्राफ बन गया। बार ग्राफ बनाना बड़ा सिंपल होता है भाई, जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है वही इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर लिखना होता है। अब जो कलर है, कलर इस तरफ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस तरफ है, यहाँ पर लिख सकते हैं हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट इस तरफ
10, 20, 30, 40 ये दिखाया गया और ग्रीन, और जो कलर दिखाया गया इस तरफ दिखाया गया कलर्स। कलर्स हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चन भी दे रखे हैं। क्वेश्चन बोला गया है एज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ बार ग्राफ। बार ग्राफ की मदद से कुछ आंसर देने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज द मोस्ट प्रेफर्ड कलर। सबसे ज्यादा प्रेफर्ड कलर, सबसे ज्यादा बच्चों ने कौन सा कलर पसंद किया है? तो देखिए सबसे हाईएस्ट बार ग्राफ जो बार है, सबसे हाईएस्ट बार कौन सा है? तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा जो बार ये है और इसका ब्लू है। ब्लू कितना है? 55। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 55। विच इज द मोस्ट प्रिफर्ड कलर। तो आप लिख दोगे मोस्ट प्रिफर्ड कलर। यहाँ पर आंसर में आप लिख देना, थोड़ा स्पेस कम है, अब यहाँ लिख देते हैं आंसर फर्स्ट, या डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, आप वहां पर लिख लेना। विच इज द मोस्ट प्रिफर्ड कलर। तो आप लिखोगे मोस्ट प्रिफर्ड कलर 55 है। 55 यानी ब्लू कलर है। क्या है? 55 ब्लू कलर है। अब कह रहा है क्वेश्चन कि विच इज द लीस्ट प्रेफर्ड कलर। सबसे कम पसंद किया गया कलर कौन सा है? ग्रीन है। तो ग्रीन यहाँ पर है, ये लीस्ट प्रेफर्ड कलर, यहाँ पर लिख देना ग्रीन। ये ग्रीन कलर हो गया। अब कह रहा हाउ मेनी कलर आर देयर इन ऑल। कितने कलर्स हैं इसमें, टोटल कितने कलर्स हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 कलर्स टोटल है। टोटल 5 कलर्स हैं, यहाँ पर लिख देंगे हम। इसका आंसर आ जाएगा 5 कलर, 5 कलर्स। और व्हाट आर दे, और वो कौन कौन से कलर हैं? तो कलर के नाम लिख देंगे। 5 कलर्स लिख दिया और यहाँ पर लिख देंगे रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज। यहाँ पर आंसर में लिखेंगे जो इसका हाफ पार्ट है कि कौन कौन से कलर हैं। तो रेड कलर है, ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है, येलो कलर है और ऑरेंज कलर है। तो इस तरीके से ये हमें बार ग्राफ समझ में आ रहा है। बार ग्राफ क्या होता है एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। बार ग्राफ, जो बार के डायग्राम से बनाया गया ग्राफ जो होता है उसे बार ग्राफ कहते हैं। बार ग्राफ मैनी पर्पज में काम आता है। बहुत सारे पर्पज के लिए बार ग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। सेंट्रल टेंडेंसी के लिए फाइंड आउट के लिए करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स होता है कि इसमें मीन निकाल सकते हैं इस बार ग्राफ से, मॉड निकाल सकते हैं इस बार ग्राफ से, मीडियन निकाल सकते हैं इस बार ग्राफ से, और बहुत सारे पर्पज के लिए होता है। और इसको बार ग्राफ बनाने के लिए हमें एक स्केल की आवश्यकता होती है। स्केल लेते हैं और उसके बाद इस स्केल में हम एक मानते हैं कोई भी जो भी वैल्यूज गिवन है, जो ऑब्जर्वेशन गिवन है, हम उसे मान लेते हैं कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 या 10 या 50 या 60 कुछ वैल्यूज मान लेते हैं। और उसके अनुसार एक तरफ एक वैल्यूज होता है और दूसरी तरफ उसका बार ग्राफ हम बार बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक कलर है और नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इस डायरेक्शन में चलेगा और कलर इस डायरेक्शन में चल रहा है, और इसके दोनों की हेल्प से ये बार जो है बनते चले गए हैं और इसको हम बोलते हैं बार ग्राफ। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन था कि सबसे प्रेफर्ड, सबसे ज्यादा मैक्सिमम पसंद करने वाला कलर कौन सा है? तो आपने बोला कि ब्लू कलर है। सबसे कम पसंद करने वाला कलर कौन सा है? आपने बोला ग्रीन कलर है। आप कह रहे हैं कि सारे कलर मिला के कितने कलर है यहाँ पर? तो यहाँ पर कितने कलर है? 1, 2, 3, 4, 5 कलर्स हैं। और 5 कलर्स के नाम बता दीजिए। तो आप नाम बता देना, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो और ऑरेंज हो जाएगा ये आंसर। 2 hours later. हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में डाटा हैंडलिंग का एग्जाम्पल नंबर 9 करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन भी बार ग्राफ से रिलेटेड है। आइए देखते हैं कैसे होता है। एग्जाम्पल दे रखा है, फॉलोइंग डेटा गिव्स total marks out of 600 obtained by 6 children of a particular class represent the data on a bar graph। कह रहे 6 स्टूडेंट का, 6 स्टूडेंट है, ये 6 स्टूडेंट्स का ये मार्क्स दे रखा है, इसका बार ग्राफ बनाना है। स्टूडेंट्स है, मार्क ऑब्टेन्ड है। अजय को 450 मिला है आउट ऑफ 600 में, बाली को 500 मिला है, डिप्टी को 300 मिला है, फैयाज को 360 मिला है, गीतिका को 400 मिला है और हैरी को 540 मिला है आउट ऑफ 600 में से। अब हम लोग करते हैं इसे सोल्यूशन। मार्क्स आउट ऑफ 600 ये लिखा है मैंने, मार्क्स आउट ऑफ 600 ये इस तरफ चलेगा और स्टूडेंट्स इस तरफ इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक, अजय है ये, अजय को कितना मार्क्स मिला है? 450। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने स्केल लिया है, ये स्केल लेकर के हमने यहाँ पर बनाया है, लाइन ड्रा किया है, इधर लाइन ड्रा किया है। उसके बाद 1 यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर, ये
1 सेंटीमीटर इक्वल टू हमने 100 मार्क्स मान लिया है, 1 यूनिट इक्वल टू 100 मार्क्स मान लिया है। अब उसके बाद में 1 यूनिट इक्वल टू 100 मार्क्स है, तो यहाँ पर अजय को मिला है 450 मार्क्स। तो हमने अजय की जो लाइन ड्रा किया है वो 400 और 500 के बीच में है, 450 मार्क्स ये बना दिया। फिर बाली का 500 है, तो बाली को सीधा 500 के सिधाई पे हमने बार बनाया है। उसके बाद में डिप्टी को 300 मिला है, तो डिप्टी को 300 पे सिधाई पे हमने बार बनाया है। और उसके बाद फैयाज को 360 मिला है, तो फैयाज का हमने 400 और 300 के बीच में बनाया है, ठीक है, फैयाज का 360। और उसके बाद गीतिका का 400 मिला है, तो 400 की सिधाई पे हमने गीतिका का बनाया 400। और उसके बाद में मिला है हैरी को 540 मिला है, तो 500 से अबव और 600 से बिलो इस लाइन की सिधाई पर हमने यहाँ पर हैरी का बनाया है। तो इस तरह से बार ग्राफ बनता है। बार ग्राफ बनाना बड़ा सिंपल होता है। जो इन्फॉर्मेशन गिवन होता है, एक इन्फॉर्मेशन को हम इधर लिखते हैं, इधर मोस्टली नंबर्स को लिखते हैं, फ्रीक्वेंसीज को, ये नंबर्स यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन करने का। और जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट को मोस्टली यहाँ पे लिखा जाता है। कोई थिंग्स हो, स्टूडेंट का नाम हो, कलर का नाम हो, कोई भी चीज़ हो, उसको हमें यहाँ नीचे लिखना चाहिए। और उसके बाद में जितना जितना यहाँ पर इसकी वैल्यूज गिवन है, उतनी वैल्यूज पर नाप करके उससे हमें बार बनाते जाना चाहिए, और इस तरीके से बार ग्राफ बन जाता है। 8:01 PM. हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक लास्ट टॉपिक बचा है डबल बार ग्राफ का। डबल बार ग्राफ हम लोग करेंगे और इसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन क्लास ओवर हो जाएगा। लास्ट क्लास है, लास्ट क्वेश्चन भी है, एग्जाम्पल भी है, लास्ट क्लास भी है। डबल बार ग्राफ क्या होता है? डबल बार ग्राफ मीन्स होता है जब कोई दो आइटमों का कंपैरिजन करना होता है, दो क्लास का, 2 मार्क्स का, दो जैसे हाफ ईयरली क्वार्टरली का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, या मान लीजिए टेम्परेचर वाइज हम कंपैरिजन कर रहे हैं अलग अलग स्टेट का, या मतलब कंपैरिजन। डबल बार ग्राफ जो होता है वो कंपैरिजन के लिए बनाया जाता है, कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। डबल बार ग्राफ का एक एग्जांपल है यहाँ पर, एग्जांपल नंबर 10 हम इसे करते हैं और आप देखिए, इसे समझिए। अ मैथमेटिक्स टीचर want to see whether the new technique of teaching skill applied after quarterly test was affected or not। कह रहा है कि एक मैथमेटिशियन टीचर है, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। जब क्वार्टरली एग्जाम हो गया, तो क्वार्टरली के बाद जो मार्क्स आए, उसके बाद उन्होंने एक नया टेक्निक चालू किया हाफ ईयरली का फिर मार्क्स के लिए। और जब उन्होंने नया टेक्निक चालू किया कमजोर बच्चों आउट ऑफ 25 यानी लगभग 25 बच्चों का स्कोर ऑफ द 5 वीकेस्ट चिल्ड्रन, सबसे कमजोर 5 स्टूडेंट लिए 25 में से 5 स्टूडेंट लिए, और उन्हें पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया। जब पढ़ाने का तरीका कुछ बदल दिया, तो उसका मार्क्स हाफ ईयरली में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, वो यहाँ पर एक डबल बार ग्राफ के अनुसार हमें बनाना है। इसमें क्या है, देखो स्टूडेंट का एक तो क्वार्टरली मार्क्स है और एक हाफ ईयरली मार्क्स है। तो यहाँ पर देखो दो मार्क्स हो गए, एक क्वार्टरली और एक हाफ ईयरली। फिर दोनों का हम एक कंपेरिजन देंगे बार ग्राफ में, तो उसी को बोलते हैं डबल बार ग्राफ। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं हम इसे। ये जो डायग्राम है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है स्टूडेंट्स का, आशीष, अरुण, कबिश, माया और रीता, और क्वार्टरली का मार्क्स ये है और हाफ ईयरली मार्क्स ये है। आइए यहाँ पर हम लेते हैं स्केल 1 यूनिट इक्वल टू 5 मार्क्स, 5 मार्क्स के बराबर 1 यूनिट करते हैं, स्केल लेते हैं, लाइन ड्रा करते हैं, ये लाइन ड्रा करते हैं, और उसके बाद में हम देखते हैं मार्क्स को हम इस डायरेक्शन में कर देते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30 इक्वल डिफरेंस से कर देते हैं, और स्टूडेंट्स के नाम हम इधर लिख देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो ब्लू लाइन से किए हैं, ब्लू लाइन से हमने क्वार्टरली का नंबर लिखा है। जैसे आशीष 10 मार्क्स ऑब्टेन किया है, तो यहाँ 10 है, 10 तक हमने बार बनाया है। अरुण 15 तक है, तो 15 तक हमने बार बनाया है। यहाँ कबिश 12 है, तो 12 तक हमने बार बनाया है ब्लू कलर वाला, और उसके बाद में यहाँ पर 20 बनाया है, और यहाँ पर 9 बनाया है। जो ब्लू कलर है यह क्वार्टरली के लिए क्वार्टरली मार्क्स को शो कर रहा है, और उसके बाद हाफ ईयरली का रेड मार्क्स जो है, ये जो रेड है ये हाफ ईयरली शो कर रहा है। अब जैसे यहाँ पर आशीष 15 है, तो आशीष का यहाँ तक तो 10 था क्वार्टरली में, अब हाफ ईयरली में 15 है, तो यहाँ पर बनाया गया है। ऐसे अरुण का 18 है, तो 18 का हमने बार बनाया है। उसके बाद कबिश का 16 है, तो 16 का हमने बार बनाया है। यहाँ पर 21 है, तो हमने 21 नाप करके बनाया है। उसके बाद रीटा 15 है, 15 का हमने इधर बनाया है। इससे हमें ये क्लियर हुआ कि आशीष का जो मार्क्स ऑब्टेन का जो रेशियो रहा है वो एबव हुआ है, यानी इसकी जो क्वालिटी है इंप्रूव हुई है। क्वार्टरली से हाफ ईयरली में इसके मार्क्स राइज किए हैं, हर एक स्टूडेंट का मार्क्स राइज हुआ है। इसका मतलब जो नया टेक्निक यूज किया गया है आफ्टर क्वार्टरली,
वो बहुत बेस्ट टेक्निक है। उस टेक्निक से अगर आगे पढ़ाया जाएगा तो फाइनल तक इसके मार्क्स और अच्छे आ सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल है, ये डबल बार ग्राफ का एग्जाम्पल था। हमने डबल बार ग्राफ आपको बना के दिखाया है। इस तरीके से डबल बार ग्राफ के जो भी क्वेश्चन आएंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।